हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे होता है, तो आप लोग लाइव आइए और अपना टेस्ट दीजिए। और इस टेस्ट में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिए और 30 प्रश्न का यहाँ पे आप लोग उत्तर दीजिए और आप देख लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो वो आप हमें क्या कर दीजिए, लास्ट में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, या लाइव क्लास ले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है धारा, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध, डी ऑप्शन है चालकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को धारा बोला जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। यहाँ पे बताना है कि किस गैस के कारण से अम्लीय वर्षा होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है यहाँ पे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है। तो जो यहाँ पे SO2 है यानी ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और गैस है जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होता है, वो कौन सा गैस है, NO2। तो यहाँ पे देखिए NO2 और SO2 ये दोनों ऐसे गैस है जिनके कारण से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, कहीं ये ना ऑप्शन देके आपको ये दे दे ऑप्शन, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए आप लोग दोनों को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक दहन की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है जल का उबलना, बी ऑप्शन है मोम का पिघलना, सी ऑप्शन है पेट्रोल का जलना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो जो पेट्रोल का जलना होता है ये क्या होता है, एक दहन की अभिक्रिया होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन एक दहन की अभिक्रिया है, तो जो पेट्रोल का जलना होता है इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दहन की अभिक्रिया हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है यहाँ पे फिलिक्स से, डी ऑप्शन है यहाँ पे डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेजनी है उसका संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तांबे के तार का, बी ऑप्शन है लोहे के तार का, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम के तार का, डी ऑप्शन यहाँ पे टंगस्टन के तार का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन के तार का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2 संख्याओं यानी a तथा 18 का लसा और मसा, यहाँ पे देखिए कितना दिया है, लसा और मसा 36 और 2 है, तो a का यहाँ पे मान ज्ञात करें। बोल रहे हैं 2 संख्या है, एक a है और एक 18 है। इसका लसा कितना दिया है, यहाँ पे 36 दिया है, और मसा कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात करें। जो ये पहली संख्या है इसी का हम लोगों को क्या करना है, मान निकालना है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे, एक प्रश्न तो ये निश्चित रहता है कि बोर्ड में ये एक प्रश्न रहता है, तो इसे देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पहली संख्या गुणे क्या होता है, यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होता है, यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे लसा
और गुणे क्या होता है यहाँ पे मौसा होता है, क्या होता है लौसा, और गुणे क्या होता है मौसा होता है। दो संख्याओं का गुणनफल इसे भी बोल सकते हैं, या पहली संख्या या दूसरी संख्या बोल सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है, यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का, यहाँ पे यानी a है और दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे 18 है। तो पहली संख्या यहाँ पे कितना है a है, तो पहली संख्या की जगह पे 1 रख देंगे। दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए कितना है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे रख दिया 18, बराबर है तो यहाँ पे बराबर देंगे। उसके बाद लौसा यहाँ पे देखिए लौसा कितना दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले वाला लौसा है, तो पहले वाला इसमें से लौसा हो जाएगा, यानी लौसा 36 है, तो यहाँ पे लौसा की जगह पे 36 लिख देंगे। मौसा कितना है आप लोग देख सकते हैं, मौसा कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब हमको a का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए a में 18 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाएगा तो भाग करेगा यानी बट्टा के नीचे चला जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और गुणे 2 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। इससे भाग लगाएंगे तो 18 दूनी कितना हो जाता है 36 हो जाता है, 2 बार में 36 कट जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 गुणे 2, तो 2 में 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ए है, ए का मान यहाँ पे कितना है 4, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे तापीय वियोजन, बी ऑप्शन है उष्मीय वियोजन, सी ऑप्शन है आणविक वियोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उष्मीय वियोजन बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उष्मीय वियोजन बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। यहाँ पे बताना है आपको कि 0 से लेके 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो जब भी आपको ऐसे आ जाए कि प्रश्न यहाँ पे लगातार हो और पूछे कि यहाँ पे विषम संख्या की कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 50 है यानी जो कुल संख्या है यानी 50 है, तो इसको क्या कर देना है, आपको आधा कर देना है। तो 50 और बट्टा यहाँ पे क्या कर देंगे 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी विषम संख्या कितना निकल जाएगा हम लोग का 25 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, किस यंत्र की सहायता से रक्त दाब मापा जाता है। जो बीपी होता है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बैरोमीटर से, बी ऑप्शन है यहाँ पे मैनोमीटर से, सी ऑप्शन है यहाँ पे स्फाइग्नोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्त दाब मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम लोग बीपी बोलते हैं, तो उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इसे स्फाइग्नोमीटर से मापा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा कि रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर से ही मापा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे 6x के पावर 4y तथा 12xy का मौसा ज्ञात करें। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे बोल रहा है कि 6x के पावर 4y और यहाँ पे देखिए दूसरा कितना दिया है यहाँ पे 12xy बोल रहा है, इसका मौसा निकालिए। तो इसका मौसा कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे कम पावर वाला होता है वही क्या ले लिया जाता है, इसमें से जिसका पावर कम है वही ले लिया जाता है, तो यहाँ पे मौसा हो जाएगा। ये एक ट्रिक होता है, तो इस ट्रिक को आप लोग क्या कीजिए आजमाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो 6 और 12 में कॉमन क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं 6 और 12 में कॉमन क्या है 6, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है और यहाँ पे x के पावर कितना है, कुछ भी नहीं है यानी 1 है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे कम वाला लेना है। आपको क्या करना है, सबसे कम वाला लेना है। तो यहाँ पे x के पावर 4 है लेकिन यहाँ पे x के पावर 1 है, तो हम लेंगे यहाँ पे x के पावर 1। और यहाँ पे देखिए y के पावर भी 1 है और यहाँ पे भी y का पावर 1 है, तो इस दोनों में से किसी को भी 1 ले सकते हैं। तो यही क्या हो जाता है, आपका मौसा हो जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 6xy इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है। यहाँ पे बताना है कि नेत्र का वो कौन सा भाग है जो रंगीन होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रेटिना, बी ऑप्शन है कार्निया, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है यहाँ पे परितारिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र का वो कौन सा भाग है जो रंगीन होता है। तो नेत्र का जो कॉर्निया वाला भाग होता है वो क्या होता है, रंगीन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो जो कॉर्निया वाला भाग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रंगीन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रजा। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है, संख्याएं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल ज्ञात करें। बोल रहे हैं कि संख्या कितना है, यहाँ पे 50 है और इसका कितना है संख्या, यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे 25। बोल रहा है कि 50 और 25 जो संख्या है इसका HCF और LCM का यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 50 और 25 का यहाँ पे आपको HCF निकालिए, फिर इसका LCM निकालिए, फिर गुणा कराइए, तो ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है वो वाला फॉर्मूला कि पहली संख्या यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या यहाँ पे देखिए पहली संख्या गुणे यहाँ पे क्या होता है दूसरी संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है यहाँ पे HCF या LCM, कोई भी आगे लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए HCF गुणे क्या होता है LCM, और यहीं पे पूछा है कि HCF और LCM का यहाँ पे गुणनफल ज्ञात करें, यानी HCF और LCM का क्या पूछा है गुणनफल। तो यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है 50 दिया है, तो पहली संख्या की जगह पे हम 50 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितना दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, तो हम दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिख देंगे 25 बराबर इधर क्या है हम लोगों का HCF गुणे LCM, यानी HCF और LCM का ये क्या है, ये गुणनफल है। आप लोग देख सकते हैं जब हम 50 में 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 1250 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का HCF गुणे क्या बचेगा LCM, यानी लसा और मौसा का यहाँ पे क्या निकल गया हम लोग का गुणनफल। लसा और मौसा का गुणनफल कितना निकल गया 1250, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। जो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं। तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कैसे होते हैं, यहाँ पे अम्लीय होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लास्ट में आप हमें 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं तो वो आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे पक्षमाभि, बी ऑप्शन यहाँ पे परितारिका, सी ऑप्शन है नेत्र लेंस, डी ऑप्शन यहाँ पे रेटिना। तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है आपको बताना है। तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, जिसे हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार व अंतर यहाँ पे क्या करिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक AP है, इसका क्या निकालना है आपको सार व अंतर। सार व अंतर का वो हम किससे सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। और सार व अंतर क्या होता है, तो ये दो पदों का क्या होता है अंतर होता है, यानी दो किसी भी पद का यहाँ पे आप लोग अंतर निकाल दीजिए। तो सार व अंतर हम कैसे निकालते हैं, तो सार व अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से हम कौन सी संख्या घटाते हैं, पहली संख्या को हमेशा घटाते हैं, तभी हमारा सार व अंतर निकलता है। तो दूसरी संख्या इसमें से कौन है, तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितना है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, माइनस घटाना है पहली संख्या को, तो पहली संख्या कौन है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 10 में से यहाँ पे 4 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। जो AP है इसका सार व अंतर कैसे कितना निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गया। और कैसे निकलता है सार व अंतर, तो हमेशा दूसरी
दूसरे पद में से क्या घटाना पड़ता है, पहले पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद माइनस क्या होता है यहाँ पे पहला पद, ये सारा अंतर निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसमें दूसरा पद कितना था, 10 था, और पहला पद कितना था, 4 था। तो 10 - 4 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न आप देखिए 17 नंबर प्रश्न है, रुधिर का वह कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यहाँ पे बताना है कि रुधिर में वो कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी जहां से उंगली कट जाती है वहां पे वो क्या करता है, थक्का जमाने का कार्य करता है, वहां से ब्लड फिर दोबारा नहीं निकलने देता है। वो कौन सा यहाँ पे अवयव है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी वहां पे जाके ये थक्का बन जाता है। तो ये कौन कार्य करता है, तो ये प्लेटलेट्स के द्वारा ही होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त को थक्का बनाने का कौन सा कार्य करता है, तो ये प्लेटलेट्स के कारण ये क्या होता है, थक्का बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था। जो भारत है उसमें सिपाही विद्रोह कब हुआ है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1855, बी ऑप्शन है 1857, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1885, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1895। तो भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था आपको बताना है। तो भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश का स्रोत, बी ऑप्शन है यहाँ पे किरण पुंज, सी ऑप्शन यहाँ पे प्रदीप्त, डी ऑप्शन यहाँ पे परिकिरणन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को यहाँ पे किरण पुंज बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, तो किरण पुंज बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, एपी 5, 7, 9, 11 ... के यहाँ पे सातवां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको सातवां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको सातवां पद निकालने के लिए सातवां पद का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सातवां पद का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस यहाँ पे क्या होता है 6d, क्या होता है a प्लस यहाँ पे 6d। तो a क्या होता है यहाँ पे जो प्रथम पद होता है वो a होता है, और जो यहाँ पे d देखिए d क्या होता है, फिर वो सार्वअंतर होता है, इसमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो a इसमें a का मान क्या होगा, जो AP का प्रथम पद होता है वही a होता है, यानी प्रथम पद कितना है 5, तो a का मान कितना निकल जाएगा 5। उसके बाद हम d निकालेंगे। d कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद आप लोग देख सकते हैं 7 है, तो 7 में से हमें कौन सा संख्या घटाना है, यहाँ पे 5 है पहला पद, तो इसे घटाना है। तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यानी यहाँ पे a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो a का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 5 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और d का मान यहाँ पे देखिए कितना निकला है, यहाँ पे 2 निकला है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें गुणा करना है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए सातवां पद कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 17 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका AUPAC नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का AUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो कितनी की थी आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन यहाँ पे 12,000 की। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से हमेशा कैसी धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है और ये काफी ही महत्वपूर्ण है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1922 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया। तो यहाँ पे देखिए 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है। यहाँ पे बताना है कि जो कलिंग लिपि है वो भारत के किस प्रदेश की लिपि है। ए ऑप्शन है यहाँ पे असम, बी ऑप्शन है यहाँ पे मणिपुर, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा। तो कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है ये आपको बताना है और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो जो उड़ीसा राज्य है इसी का ये क्या है, लिपि है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत धारा है वो क्या उत्पन्न करती है। ए ऑप्शन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन यहाँ पे धारा क्षेत्र, डी ऑप्शन यहाँ पे आवेश क्षेत्र। तो जो यहाँ पे देखिए जो धारा होती है वो धारा क्या उत्पन्न करती है, तो अपने साथ वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपने साथ यहाँ पे उत्पन्न करती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, धूप में, बारिश में, गर्मी में कौन चौकन्ना रहता है। यहाँ पे बताना है कि धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसमें कौन चौकन्ना रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे गांव के पहरेदार, बी ऑप्शन है बूढ़े अभिभावक, सी ऑप्शन है द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धूप में, बारिश में, गर्मी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है, तो द्वार पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष हमेशा क्या होता है, चौकन्ना रहता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ पे बताना है कि ब्रह्म जो समाज था उसके संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन यहाँ पे राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन यहाँ पे दयानंद, सी ऑप्शन यहाँ पे विवेकानंद, डी ऑप्शन यहाँ पे रामकृष्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो किसमें पाया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे अमीबा में, बी ऑप्शन यहाँ पे पुरुषों में, सी ऑप्शन यहाँ पे कॉकरोच में, डी ऑप्शन यहाँ पे जानवरों में। तो यहाँ पे देखिए जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र हमेशा कॉकरोच में पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र है वो बताना है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा पर, सी ऑप्शन यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण थे ये 30 प्रश्न। तो आप 30 प्रश्न देख चुके हैं और आप अब हमें कमेंट करके बताइए कि आप 30 प्रश्न में से कितना सही किए हैं और कितना आप लोग गलत किए हैं, और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी मन करता है आपको पढ़ाने के लिए, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जो इटली और जर्मनी है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी एशिया। तो जो भी आंसर इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। और कॉमेंट में हम लोग जरूर आपका हम रिप्लाई करते हैं, तो प्लीज आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।